इस बीच गांव के चौक पर सांझ का बिगुल बज गया। लोग अपने काम से लौट आए। गांव के फाटक के पास सुनहरी धूल के बादल उड़ाती गायों भैंसों का झुंड रंभा रहा था। लड़कियां औरतें गलियों आहतों में भाग दौड़ करने लगीं, अपने अपने ढोर ढांगर को ले जाने लगीं। दूर की हिमाच्छित चोटियों के पीछे सूरज छिप गया। धरती और आकाश पर एक नीली सी छाया फैल गई। अंधेरे में छिप रहे बागों के ऊपर पहले तारे मुंह दिखाने लगे और गांव में आवाजें धीमी पड़ने लगीं। ढोरों को देखभाल कर कज्जाक औरतें गलियों के नुक्कड़ों पर जमा हो रही थीं और सूरजमुखी के बीच खाती हुई चबूतरों पर बैठ रही थीं। 2 गऊएं और 1 भैंस दुहकर मरियंका भी ऐसी ही एक मंडली में आ मिली। इस मंडली में कुछ औरतें और लड़कियों के साथ एक बूढ़ा कज्जाक भी था। चर्चा मारे गए अबरेक की हो रही थी। कज्जाक सुना रहा था। औरतें पूछ रही थीं, मैं कहूँ, इनाम तो बड़ा मिलेगा। एक औरत ने पूछा। और नहीं तो क्या, सुना है उसे क्रॉस देंगे। मोसेब तो उसे परेशान कर ही रहा था, बंदूक छीन ली थी। वह तो किजलेयार में बड़े अफसरों को पता चल गया, यह मोसेब ही है कमीना। सुना लुकास का आया है, एक लड़की ने कहा। नजारका के साथ यमका के यहाँ मोच कर रहे हैं। यमका अनब्याही बदनाम कज्जाक औरत थी, जिसने अपने घर में भटियार खाना खोल रखा था। कहते हैं आधी बाल्टी पी गए हैं। कितना खुशकिस्मत है यह झपट्टू, किसी ने कहा। वाकई झपट्टू है, हाँ जवान चौका है, कैसा फुर्तीला है, मन का भी सच्चा है। बाप भी इसका ऐसा ही था, क्रियाक चाचा। बिल्कुल बाप पर गया है। वह मारे गए थे तो सारा गांव दहाड़े मार मार कर रोया था। लो वो आ रहे हैं, बोलने वाली ने आगे कहा और गली में आ रहे कज्जाकों की ओर इशारा किया। एरगू सोब भी उनके साथ हो लिया। कैसा पियक्कड़ है लुकास का। नजारका और एरगू सेब आधी बाल्टी वोदका पीकर लड़कियों के पास आ रहे थे। तीनों के चेहरे सदा से अधिक लाल हो रहे थे, खास तौर पर एरगू सोब का चेहरा। वह लड़खड़ा रहा था और जोर जोर से हंसते हुए बार बार नजारका को टहूका दे रहा था। अरे छोकरियों, गाती क्यों नहीं, वह लड़कियों पर चिल्लाया। हम मौज मना रहे हैं, तुम गाओ, मैंने कहा ना। मजे में रहें, मजे में रहें। इन शब्दों के साथ औरतों लड़कियों ने कज्जाकों का स्वागत किया। गाय क्यों, कोई तो आ रहा है क्या, एक औरत बोली। तुमने चढ़ा ली है, तुम ही गाओ। एरगू सेब ने ठेका मारा और नजारका को ठहुका दिया। तू शुरू कर, मैं भी शामिल हो जाऊंगा, मैं इस काम में तेज हूँ, मैंने कहा ना। सो गई क्या हमारी हुरें, नजारका बोला। हम तो चौकी से जश्न मनाने आए हैं, लुकास का जश्न मना रहे हैं। लुकास का ने मंडली के पास आकर अपनी टोपी होले से सिर के थोड़ी ऊपर उठाई। उसका चेहरा और गर्दन लाल थी। वह धीमे शांत स्वर में बोल रहा था, लेकिन उसकी सौम्यता, उसकी मंथर गतियां नजारका की सारी बाचलता और हलचल से कहीं अधिक जीवन और शक्ति से ओतप्रोत थीं। वह मस्ती में आए बछेड़े जैसा लग रहा था, जो अपनी पूंछ ऊपर उठाकर फुफकार भरकर सहसा मूर्तिवत खड़ा हो जाता है। लुकास का लड़कियों के सामने शांत खड़ा था, बस आंखों ही आंखों में हंस रहा था। कभी अपने मस्त साथियों और कभी लड़कियों की ओर वह देख रहा था, मगर बोल कम ही रहा था। जब मरियंका नुक्कड़ पर आई तो लुकास ने हाथ की दृढ़ मंद गति से टोपी थोड़ी ऊपर उठाई, जरा परे हटा और फिर उसके सामने खड़ा हो गया। एक पांव जरा एक ओर को हटाकर दोनों अंगूठे पेटी में दबाकर और कटार से खेलते हुए उसके अभिवादन के उत्तर में मरियंका ने सिर हल्का सा झुकाया और चबूतरे पर बैठकर बीज खाने लगी।
लुकास का एकटक मरियंका को देखता जा रहा था और सूरजमुखी के बीज खाते हुए छिलके थूकता जा रहा था। मरियंका के आने पर सब चुप हो गए थे। तो कितनी देर रहोगे? चुप्पी तोड़ते हुए एक औरत ने पूछा। सुबह तक, लुकास का ने संयत स्वर में कहा। अच्छा, भगवान करे तुम्हारी किस्मत और चमके, बूढ़ा कज्जाक बोला। मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं अभी कह रहा था। मैं भी तो कहता हूँ, मस्त योर्गीसेब ने हंसते हुए बीच में अपनी बात जोड़ी। मेहमान कितने हैं? उधर से गुजरते सिपाही की ओर इशारा करते हुए उसने कहा। सिपाहियों की वोदका बढ़िया होती है, बड़ी अच्छी लगती है। 3 शैतानों को हमारे यहाँ भेज दिया है, एक कज्जाक औरत ने कहा। दादा तो गांव के प्रधान के पास भी गए थे, पर कहते हैं कुछ नहीं हो सकता। आहा, जान पर आ पड़ी, योर्गीसेब ने कहा। तमाकू की बू फैला दी है ना? दूसरी औरत ने पूछा। अरे तमाकू फूकना है तो गो बाहर आते में फूको, जितना जी चाहे। अंदर नहीं जाने दूंगी। प्रधान आए तो भी न जाने दूंगी। कुछ चुरा लिया तो? इस शैतान प्रधान ने अपने यहाँ तो किसी को नहीं ठहराया। अच्छा नहीं लगता ना? योर्गीसेब फिर से बोला। कहते हैं लड़कियों के लिए हुक्म आया है, उन्हें सिपाहियों का बिस्तर लगाना होगा और उन्हें शहद के साथ चिकीर पिलानी होगी। नजरका ने लुकास का की भांति पांव एक ओर को हटाकर रखते हुए कहा और उसी की भांति अपनी टोपी पीछे को सरका दी। योर्गीसेब ने ठेका मारा और पास बैठी लड़कियों को पकड़कर बाहों में भर लिया। सच कहता हूँ, चल हट चिमटू। लड़की चीखी। तेरी घरवाली से यह कह दूंगी। कह दे, वह चिल्लाया। नजारका सच कहता है। हुक्मनामा आया था, वह तो पढ़ा लिखा है, सच बात है। और वह अगली लड़की को बाहों में भरने लगा। अरे क्या पीछे पड़ गया छुट्टे? गुलाबी गोल चेहरे वाली उस्तेका हंसते हुए चीखी और उसने उसे परे धकेलने के लिए हाथ ऊपर उठाए। कज्जाक पीछे हटा और गिरते गिरते बचा। देखो तो, कहते हैं लड़कियों में ताकत नहीं होती, इसने तो मार ही डाला था। चल हट चिमटू। कौन शैतान तुझे खींच लाया चौकी से? उस्तेका ने कहा और मुंह फेरकर फिर से हंसने लगी। तू तो सो ही रहा था जब अबरेक आया। वह तुझे मार डालता ना, अच्छा ही होता। तब तो तू दहाड़े मारती। नजरका ने हंसते हुए कहा। अजी हाँ, दहाड़े ही मारूंगी। देखो तो, ऐसे कोई दुख ही नहीं। मारती दहाड़े क्यों नजरका? योर्गीसेब ने कहा। लुकास का सारा समय टकटकी लगाए मरियंका को देखता रहा था। उसकी इस नजर से लड़की लजा रही थी। क्यों मरियंका, तुम्हारे यहाँ बड़े अफसर को ठहराया है? उसके पास सरकते हुए लुकास का ने पूछा। मरियंका ने सदा की ही भांति एकदम जवाब नहीं दिया। धीरे से नजरें उठाकर कज्जाकों को देखा। लुकास का आंखों ही आंखों में हंस रहा था, मानो इस समय उन दोनों के बीच इस बातचीत से अलग ही कुछ घट रहा हो। हाँ, इनके लिए तो अच्छा है। इनके 2 मकान हैं। मरियंका के बदले एक औरत ने जवाब दिया। फमुस्किन के घर भी एक अफसर को ठहराया है। कहते हैं उसने अपने सामान से सारा कमरा ही घेर लिया है। अपने घर वालों के लिए उठने बैठने की जगह ही नहीं रही। यह भी कभी देखा सुना है कि झुंड के झुंड सिपाही गांव में खदेड़ लाएं? बताओ तो, कोई करे तो क्या करे? उसने कहा। कौन सा मुआ काम करेंगे ये यहाँ? सुना है तेरेक पर पुल बांधेंगे। एक लड़की ने कहा। मैंने सुना है कि गड्ढा खोदेंगे। उस्तेका के पास आते हुए नजारका बोला। वहां लड़कियों को बिठाया जाएगा क्योंकि वे बाकी जवानों को प्यार नहीं करती। और फिर से उसने अपनी मस्खरी दिखाई, जिस पर सब खिलखिलाकर हंसे। योर्गीसेब तुरंत ही मरियंका को छोड़कर उससे आगे बैठी औरत को गले लगाने लगा। मरियंका को क्यों नहीं छेड़ दिया? बारी बारी से सबको चूमना। नजारका ने कहा। नहीं, मेरी बुढ़िया ज्यादा मीठी है।
हाथ पांव मारती है। बुढ़िया को चूमते हुए वह चिल्लाया। अरे मेरा दम घोंट देगा, वह हंसते हुए चिल्ला रही थी। गली के दूसरे छोर से आई कदमों की नपी तुली धप धप से ठाके बंद हो गए। वर्दी के लंबे कोट पहने और कंधे पर बंदूक लटकाए 3 सिपाही बारूद गाड़ी पर पहरा बदलने जा रहे थे। बूढ़े रिसालदार नायाब ने कज्जाकों पर गुस्से भरी नजर डाली और सिपाहियों को इस तरह ले चला कि रास्ते में खड़े लुकास्का और नजारका को एक ओर हटना पड़े। नजारका तो हट गया, लेकिन लुकास्का ने आंखें सिकोड़कर बस अपना सिर और चौड़ी पीठ घुमाई। अपनी जगह से वह हिला तक नहीं, अपनी जगह से वह हिला तक नहीं। लोग खड़े हैं, बचकर निकलो। सिपाहियों पर हिकारत भरी तिरछी नजर डालकर उसने कहा। सिपाही धूल भरे रास्ते पर कदम भरते चुपचाप पास से निकल गए। मरियंका हंस दी और उसकी देखा देखी सभी लड़कियां हंसने लगीं। क्या सज धज कर निकले हैं, नजारका ने कहा। पादरियों के भी बाप हैं। और उसने सिपाहियों की नकल उतारते हुए कुछ कदम भरे। एक बार फिर सब ठहका मारकर हंस पड़े। लुकास्का धीमे धीमे मरियंका के पास आया। अफसर को कहाँ ठहराया है, उसने पूछा। मरियंका पल भर को सोचती रही। उसे नया मकान दे दिया है, उसने कहा। बूढ़ा है या जवान, लड़की के पास बैठते हुए लुकास्का ने पूछा। मैं क्या पूछने गई हूँ, लड़की ने जवाब दिया। उसके लिए चिकीर लेने गई थी तो क्या देखा था? खिड़की में से यूरुस का मामा के साथ बैठा था। लाल बालों वाला लगता है। गाड़ी भर तो सामान लाए हैं। उसने नजरें झुका ली। कितना खुश हूं मैं कि चौकी से छुट्टी मिल गई। चबूतरे पर लड़की के पास सरकते हुए और उसकी आंखों में झांकते हुए लुकास्का ने कहा। कब तक रहोगे? मरियंका ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। सुबह तक। कुछ बीज तो दो, हाथ बढ़ाते हुए लुकास्का बोला। मरियंका खुलकर मुस्कुराई और अपनी जेब खोलकर बोली। सारे नहीं लेना। सच, दिन रात तुम्हारी याद आती रही। भगवान कसम, शांत संयत स्वर में फुसफुसाते हुए लुकास्का ने कहा। और फिर उससे और भी सटकर आंखों ही आंखों में हंसते हुए उसके कान में कुछ कहने लगा। कह दिया ना, नहीं आऊंगी, सहसा मरियंका ने जोर से कहा और उसके परे झुक गई। सच, मैं तुम्हें क्या कहना चाहता था, लुकास्का बुदबुदाया। भगवान कसम, मरियंका आ जाना ना। मरियंका ने इनकार में सिर हिलाया, लेकिन मुस्कुराती रही। मरियंका दीदी, दीदी, माँ ने कहा खाना खाने आओ। औरतों की ओर दौड़ते आ रहे मरियंका के छोटे भाई ने चिल्लाकर कहा। अभी आती हूँ, मरियंका ने जवाब दिया। तू जा भैया, मैं अभी आती हूँ। लुकास्का ने खड़े होकर सिर पर टोपी जरा ऊपर उठाई। मुझे भी घर चलना चाहिए, यही अच्छा होगा, उसने लापरवाही का दिखावा करते हुए लेकिन साथ ही अपनी मुस्कान मुश्किल से छिपाते हुए कहा और नुक्कड़ के पीछे ओझल हो गया। इस बीच रात गहराई थी। अंधेरे आकाश पर तारे छिटक आए थे। गलियां अंधेरी और सूनी थीं। नजारका लड़कियों के साथ चबूतरे पर रह गया था। उनका हंसी ठट्टा सुनाई दे रहा था। उधर लुकास्का दबे पांव लड़कियों से थोड़ी दूर चला गया और फिर बिल्ली की तरह झुककर सहसा जरा भी आहट किए बिना दौड़ चला, कमर पर झूलती कटार को हाथ से थामे हुए। वह अपने घर को नहीं बल्कि कार्नेट के घर की ओर जा रहा था। दौड़ते दौड़ते उसने 2 गलियां पार की, फिर छोटी गली में मुड़ गया और अपना कोट समेटकर बाड़ की परछाई में जमीन पर बैठ गया। देखो तो कार्नेट की बेटी को। वह मरियंका के बारे में सोच रहा था। हंसी मजाक भी नहीं करती, शैतान। कोई बात नहीं, वक्त आने दो। किसी स्त्री के पास आते पदचापों से उसका ध्यान बटा। वह कान लगाकर सुनने लगा और फिर मन ही मन हंसा। मरियंका सिर झुकाए तेज और एक सार कदम भरती सीधी उसकी ओर चली आ रही थी।
चलते चलते वह एक छड़ी से बाड़ के खूंटों पर ठक ठक करती आ रही थी। लुकास्का उठा। मरियंका ठिठक गई। उफ, कैसे कमबख्त शैतान हो, डरा ही दिया। घर नहीं गए ना, वह बोली और जोर से हंस दी। लुकास्का ने एक हाथ से उसका आलिंगन किया और दूसरे से उसका मुखड़ा थामा। सुनो तो, मैं क्या कहना चाहता था, भगवान कसम। उसकी आवाज कांप और उखड़ रही थी। रात को क्या बातें याद आई हैं? मरियंका ने जवाब दिया। माँ इंतजार कर रही है, तुम तो अपनी जान के पास जाओ। और उसकी पकड़ से छूटकर वह कुछ कदम दूर भाग गई। अपने आहते की बाड़ तक पहुंचकर वह थमी और कज्जाक की ओर मुड़ी, जो उसे थोड़ा रुकने की मिन्नतें करता हुआ उसके साथ साथ दौड़ रहा था। अच्छा बताओ, क्या कहना चाहते हो, रात के पंछी? और वह फिर से हंस दी। तुम मेरी हंसी मत उड़ाओ मरियंका, भगवान कसम। क्या हुआ? जो मेरी जान है, भाड़ में जाए वह। तुम बस एक शब्द कह दो, इतना प्यार करूंगा, जो कहोगी वही कर डालूंगा। यह देखो, उसने जेब में से पैसे खनकाए। अब हम अच्छी तरह रहेंगे, सब लोग मौज उड़ाते हैं। मैं ही कुछ नहीं कर सकता क्या? तुम तो मुझे कोई खुशी ही नहीं पाने देती मरियंका मेरी रानी। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उसके सामने खड़ी थी और उंगलियां तेजी से चलाते हुए छड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही थी। अचानक लुकास्का ने मुट्ठियां और दांत भींच लिए। क्या इंतजार ही इंतजार करते रहे हम? मैं तुम्हें प्यार नहीं करता क्या रानी? जो चाहो मेरा कर लो सहसा, उसने बाहें तान कर कहा और मरियंका की दोनों बाहें पकड़ ली। मरियंका ने ना चेहरे और ना ही कंठ का शांत भाव बदला। पागल मत बनो लुकास्का, तुम मेरी बात सुनो। मरियंका ने बाहें छुड़ाए बिना लेकिन साथ ही कज्जाक को परे हटाते हुए जवाब दिया। ठीक है, मैं लड़की हूं, पर तुम मेरी बात मानो। मेरा तो कोई बस है नहीं, लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। हाथ तो छोड़ो ना, ऐसे ही बता दूंगी। विवाह मैं तुमसे ही कर लूंगी, लेकिन बेवकूफी की उम्मीद मुझसे मत रखो। मरियंका ने मुंह फेरे बिना कहा। विवाह करोगी? शादी विवाह तो हमारे हाथ में नहीं, तुम तो मुझसे प्यार कर लो। मरियंका लुकास्का बोला। उसकी सारी चिड़चिड़ाहट और गुस्सा अचानक जाते रहे और एक बार फिर उसके चेहरे पर सौम्यता, विनम्रता और कोमलता के बहाव छा गए। वह मुस्कुरा रहा था और मरियंका की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। मरियंका उसकी छाती से लग गई और उसके होंठों पर उसने कसकर चुंबन लिया। मेरे प्यारे, उसे बार बार छाती से लगाते हुए वह फुसफुसाई, फिर सहसा छिटक कर अलग हो गई और दौड़ चली। पीछे मुड़कर देखे बिना ही वह अपने अहाते के फाटक में घुस गई। कज्जाक के बहुत मिन्नतें करने पर भी वह पल भर और रुक जाए, उसकी बात सुन ले। मरियंका नहीं रुकी। जाओ देख लेंगे, वह बोली। देखो तो, लगता है किराएदार मुआ आते में घूम रहा है। कार्नेट की बेटी लुकास्का मन ही मन सोच रहा था, विवाह करेगी? विवाह तो होगा ही, पर तू मुझे प्यार तो कर। नजारका उसे यमका के यहाँ मिला। थोड़ी देर तक उसके साथ मौज उड़ाने के बाद वह दुनस्का के घर चला गया। उसकी बेवफाई के बावजूद लुकास्का ने रात वहीं काटी। मरियंका जब फाटक में घुसी तो ओलेनिन सचमुच ही आहते में टहल रहा था और उसने लड़की को यह कहते सुना था, किराएदार मुगा घूम रहा है। यह सारी शाम ओलेनिन ने यूरिस्का मामा के साथ अपने नए क्वार्टर के औसारे पर बिताई थी। बनूसा से उसने मेज बाहर निकलवा ली थी और समोवार, चिकीर तथा मोमबत्ती भी। चाय की घूंट भरते और सिगार के कस लेते हुए वह बूढ़े की कहानियां सुनता रहा था, जो उसके पैरों के पास दहलीज पर बैठा हुआ था। हवा शांत थी तो भी मोमबत्ती की लौ लहरा रही थी। रह रहकर वह फड़फड़ा उठती थी और उसकी रोशनी कभी औसारे के खंभे को
कभी मेज और बर्तनों को तो कभी बूढ़े के सफेद सिर को चमका देती थी। पतंगे मंडरा रहे थे। जब वे मेज पर या गिलासों में फड़फड़ाते तो उनके पंखों से धूल सी झड़ती। कभी वे लो पर उड़ाते और कभी प्रकाश व्रत के बाहर काली हवा में ओझल हो जाते। ओलेनिन यूरिस्का के साथ चिकीर की 5 बोतलें खाली कर चुका था। यूरिस्का हर बार गिलसियां भरता, एक ओलेनिन को देता, उसकी सेहत का जाम उठाता और बोलता जाता। वह कज्जाकों के पुराने जमाने की जिंदगी के बारे में बता रहा था और अपने बाप महाबली के बारे में भी, जो अकेला ही 4 मन का जंगली सूअर मारकर पीठ पर लाद लाता था और पीने बैठता तो 2 बाल्टी चिकीर पी जाता। उसने अपने जमाने की और अपने दोस्त गिरचीक की बातें सुनाई, जिसके साथ प्लेग के दिनों में वे तेरेक के पार से नमादे के चोगे चोरी छिपे लाते थे। उसने यह भी बताया कि कैसे एक बार शिकार पर उसने एक ही सुबह में 2 हिरन मारे थे। अपनी जान के बारे में उसने बताया, जो रातों में उससे मिलने चौकी पर आती थी। इस सब का वह इतना जीता जागता और इतना सुंदर वर्णन कर रहा था कि ओलेनिन को समय बीतने का कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। यह बात है भाई मेरे, वह कह रहा था, तुम मेरे सुनहरे दिनों में यहाँ नहीं आए, नहीं तो मैं तुम्हें सब कुछ दिखाता। आज कहते हैं यूरिस्का ने मटका चाटा, पर तब यूरिस्का का सारे इलाके में डंका बजता था। जिसके पास सबसे अव्वल घोड़ा था, जिसके पास गुर्दा की तलवार थी, जिसके साथ खाया पिया जाए, मौज उड़ाई जाए, अहमद खान को मारने पहाड़ों में किसे भेजा जाए, हर बात में यूरिस्का आगे। लड़कियां किसे प्यार करती हैं, इसका भी जवाब यूरिस्का, क्योंकि मैं सच्चा जिगीत था, पीने में उस्ताद, असल चोट्टा, पहाड़ों से घोड़ों के झुंड उड़ा ले जाता था। गाने मुझसे सुन लो, जो काम चाहे करा लो। अब तो कज्जाक भी ऐसे नहीं रहे, देख के मतली आती है। इतने से होते हैं। यूरिस्का ने जमीन से गज भर ऊपर हाथ उठाया। भोंडे बूट पहन लेते हैं और उन्हें देखकर ही खुश होते रहते हैं, या फिर पीकर कुप्पा हो जाएंगे। नशा भी तो इंसानों सा नहीं करते, बस ऐसे ही। और मैं कौन था? मैं था यूरिस्का चोट्टा। कज्जाकों के गांवों में तो क्या, पहाड़ों में भी लोग मुझे जानते थे। नवाब तक मुझसे मिलने आते थे। मैं हर किसी का कुनाक था। तातर है तो तातर का, आर्मेनियाई है तो आर्मेनियाई का, सिपाही है तो सिपाही का, अफसर है तो अफसर का। मेरे लिए सब बराबर था, बस आदमी पीने वाला हो। मुझे कहते हैं तुझे अपने पाप धोने चाहिए। सिपाही के साथ मत पी, तातार के साथ मत खा। कौन कहता है? ओलेनिन ने पूछा। हमारे पादरी और कौन? तातरों के मुल्ला या काजी को सुनो, वह भी कहता है तुम काफिर हो, सूअर क्यों खाते हो। मतलब हर कोई अपना नियम पालता है, पर मेरी सुनो तो सब एक ही बात है। सब कुछ भगवान ने इंसान की खुशी के लिए बनाया है, किसी में पाप नहीं है। अरे जानवर को ही देखो, वह तो तातरों के सरकंडों में भी रहता है, हमारे सरकंडों में भी। जहाँ चला गया वहीं उसका घर है, जो भगवान ने दिया वही खाता है। हमारे लोग कहते हैं इसके लिए नरक में कड़ाहे चाटने पड़ेंगे। मैं सोचता हूँ यह सब पाखंड है। थोड़ी देर चुप रहकर उसने अंत में कहा, क्या पाखंड है? ओलेनिन ने पूछा। वही जो पादरी कहते हैं। चोरलेन्या में भाई मेरे, हमारा एक कप्तान था, मेरा कोनाक था, चौका आदमी था, मेरे ही जैसा, चेचनों के हाथों मारा गया। वह कहा करता था कि पादरियों ने ये सब बातें अपने मन से गढ़ी हैं। कहता था मर जाओगे तो कब्र पर घास उग आएगी, और बस। बूढ़ा हंसा, बड़ा ही निडर था। तुम कितने साल के हो? ओलेनिन ने पूछा। भगवान जाने, 70 से ऊपर का होऊंगा। तुम्हारे यहाँ जब महारानी का राज था तो मैं छोटा नहीं था,
सो तुम हिसाब लगा लो कितने बैठते हैं। 70 तो होंगे ही होंगे, पर अभी भी खूब तगड़े हो। हाँ, भगवान का शुक्र है, अभी भी भला चंगा हूँ, बिल्कुल भला चंगा हूँ। बस एक औरत ने ही बिगाड़ दिया, चुड़ैल कहीं की। कैसे? बस बिगाड़ ही दिया। अच्छा, जब मरोगे तो कब्र पर बस घास उगाएगी? ओलेनिन ने फिर से पूछा। लगता था यूरिस्का अपना विचार साफ साफ व्यक्त नहीं करना चाहता। थोड़ी देर तक वह चुप रहा। तुम क्या सोचते हो? लो पियो। मुस्कुराते और गिलसियां आगे बढ़ाते हुए वह चिल्लाया।